नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। गुरुग्राम में परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुग्राम वासियों के लिए करोड़ों की योजनाओं का शुभारंभ किया। वहीं इन योजनाओं को पूरा होने के बाद जयपुर का सफर आसान हो सकेगा। आपको बताते चले, इन योजनाओं में 90 करोड़ की लागत से बनने वाला मानेसर एलिवेट फ्लाईओवर भी शामिल है। करोड़ों की लागत से बिलासपुर चौक फ्लाईओवर के साथ अन्य फ्लाईओवर्स को पास किया गया। इतने खास दिन में हम और मुझे खुशी है कि हरियाणा और राजस्थान की सरकार के सहयोग से और आप सबके सहयोग से इस हाईवे के निर्माण की अनेक दिक्कतों को दूर करके जो कमियां थी वो भी हमने आज दूर करके आज नए इस रोड को अच्छी तरीके से बनाने के कार्य का शुभारंभ किया है। स्वागत करें माननीय मंत्री जी का। भारत माता की। नितिन गडकरी जी, तालियों की गड़गड़ाहट आपकी रुकनी नहीं चाहिए। इतने खास दिन में हम सीएम मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री विधानसभा में 2022-23 को बजट पेश किया है। बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया। तो वहीं सीएम ने महिला दिवस के मौके पर हरियाणा की बेटी सुषमा स्वराज के नाम महिला पुरस्कार देने का ऐलान किया। इसके साथ ही सीएम ने कई और ऐलान भी किए हैं। वहीं बजट को लेकर के हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने सीएम मनोहर लाल से एक्सक्लूसिव बातचीत करी है। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, सुना देते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सूबे के मुखिया मनोहर लाल खट्टर। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। धन्यवाद बहुत। सर, महिलाओं को खास तौर पर जिस तरीके से महिला दिवस के ऊपर जो है बजट पेश किया, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास रहेगा इस बजट में? देखिए, चूंकि कल संयोग से महिला दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और उस दिन हमने एक विशेष जो घोषणा की कि हरियाणा की हमारी बेटी श्रीमती सुषमा स्वराज, जो न केवल हरियाणा बल्कि देश और दुनिया में जो प्रख्यात हुई, तो उनके नाम से हमने एक पुरस्कार की घोषणा की है जिसका 5 लाख रुपए राशि मिलेगी, जो सर्वश्रेष्ठ महिला। उस नाते से ये एक बड़ा काम हमने किया। इसी के साथ साथ हमने महिलाओं को उद्यमिता में आगे लाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप उनको मिले। अभी तक वो गृहिणी, जो अधिकांश महिलाएं हमारी गृहिणी इस रूप में ही काम करती हैं, लेकिन पढ़ी लिखी महिलाएं अब आगे बढ़ रही हैं, नौकरी में भी जा रही हैं, खेलों में भी जा रही हैं, शिक्षा में भी, विज्ञान में भी, सब जगह बहुत आगे निकल रही हैं। सामान्य महिलाएं जो हैं वो रोजगार के नाते से आगे बढ़ें, कहीं इंडस्ट्री लगाएं, कहीं व्यापार करें, दुकान करें। इसके लिए हमने विशेष योजना बनाई है ताकि उनको कुछ ऋण के साथ साथ उनका जो इंटरेस्ट सबवेंशन, उसको ब्याज की राहत, ये हम देंगे, और उनकी ट्रेनिंग जो करानी होगी वो कराएंगे ताकि महिलाएं भी इस जगत में एंटरप्रेन्योरशिप में आगे आए। 3 हमने महिलाओं के लिए कॉलेज की भी घोषणा की है कल, तो वो भी एक उनकी मांग थी। मांग के हिसाब से हालांकि अब 20 किलोमीटर के अंदर सब जगह कॉलेज जो है उसकी स्थिति बन गई है। कल भी जो कॉलेज हमने खोले हैं उसमें 1-1, 2-2 किलोमीटर की जिसको कहना चाहिए रिलैक्सेशन दे करके, और वो हमने किया है। सर, अगर कृषि क्षेत्र की बात करें, कृषि क्षेत्र में जो बीते वर्ष जो बजट था उससे बजट जो है उसको बढ़ाया गया है, किस तरीके से देखते हैं, खासतौर पर किसानों को रुझाने के लिए, या फिर किसानों की जिस तरीके से उनको वृद्धि है, अच्छे तरीके से वो काम कमा सकें, साथ ही साथ फसलों के ऊपर ध्यान दे सकें, क्या कुछ खास है किसानों के लिए? देखिए, हरियाणा में चूंकि जमीन तो सीमित है, बल्कि कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, इंडस्ट्री लग रही है या रेजिडेंशियल डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो जमीन तो उससे कम होती जा रही है, लेकिन परिवार बढ़ते जा रहे हैं, जो जोत है वो और छोटी होती जा रही है। तो छोटी जोत वाले किसान को कृषि के अलग उनको जो आय के व्यवसाय किए जा सकते हैं, मशरूम फार्मिंग है, बी कीपिंग है, पशुपालन है, मछली पालन है, इस प्रकार के फ्लोरिकल्चर है, तो इस प्रकार के बहुत से ऐसे विषय, और जो छोटे किसान है एफपीओज में आकर के इकट्ठे मिलकर के काम करें, उनको मार्केटिंग की ठीक से व्यवस्था मिल जाए, फिर डाइवर्सिफिकेशन करके कैश क्रॉप्स के ऊपर वो आए, तो उनकी ट्रेनिंग अच्छी हो। प्रगतिशील किसानों को जिम्मे लगाया कि छोटे किसानों को साथ ला करके जैसे अपनी इनकम का ध्यान करते हैं, ऐसे छोटे किसानों की इनकम को बढ़ाएं। और साथ में प्राकृतिक खेती, आज जो जहरीली खेती खास करके केमिकल फर्टिलाइजर्स या खरपतवार या पेस्टिसाइड्स, इसका जो उपयोग करते हैं, इसका उपयोग किए बिना हम प्राकृतिक खेती करेंगे, पशुपालन करके उसके जो खाद बनाया जा सकता है, अच्छे कई प्रकार के खाद बनते हैं,
उसके ऊपर भी हमने ध्यान करना शुरू किया। उसके लिए अलग से बजट इस बार तय किया। तो किसान की आय डबल हो, प्रधानमंत्री जी जैसे कहा, हमने 14 फसलें एमएसपी पर खरीदना शुरू किया है। जो खरीद नहीं पाते हैं उसके ऊपर भावांतर भरपाई योजना देते हैं। इस बार हमने जो रबी की मक्का है उसके ऊपर भी एमएसपी लागू किया है। अभी खरीफ की मक्का के दोनों सीजन में होते हैं, तो उसको भी एमएसपी पर खरीदने की बात कही है। बहुत हमने उसमें सुविधाएं घोषित की और बजट भी बढ़ाया है। और मैं मान के चलता हूँ किसान की आय काफी बढ़ रही है, उसके खर्चे कम हो रहे हैं। उसको हम निश्चित रूप से डबल आय का जो हमारा पैमाना है, अभी कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिसको बैरोमीटर से नापा जा सके। किसान खुशहाल हो जाए, किसान को ज्यादा कर्ज ना लेना पड़े, किसान अपने घर की परिवार की जो सामान्य आवश्यकता उसको पूरी कर सके, यही एक पैमाना है जिसको हम कह सकते हैं किसान खुशहाल है। कोरोना काल में जो है हेल्थ सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की काफी ज्यादा कोशिशें की गई। मौजूदा समय में अगर बात करें हेल्थ सेक्टर की, तो क्या कुछ जो नई चीजें जो है सौगात जो है प्रदेशवासियों को देखने को मिलेगी? देखिए, आपने बजट में देखा होगा कि हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलना है, तो उसके लिए 4 जो जिले बचे हुए थे, पलवल है, फतेहाबाद है, चरखी दादरी है, पंचकुला है, इन चारों में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की है। जितने नए मेडिकल कॉलेज पहले घोषित हुए अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये नए, इन सब में नर्सिंग कॉलेज साथ में खुलेंगे, पैरामेडिक्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को तो आगे बढ़ाया ही जाएगा, पीएचसी और सीएचसी लेवल को भी, उसके लेवल को ऊंचा किया जाएगा। और साथ में आयुर्वेद को भी बढ़ावा देंगे, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर जो व्यक्ति होता है उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है, बीमारियां नहीं लगती हैं। खास करके कोरोना का पीरियड में देखा कि हर व्यक्ति जिसका फेफड़े कमजोर थे वो जो है ज्यादा प्रभावित हुआ। तो ऐसे ही आयुर्वेद के माध्यम से कुछ चीजें हम अच्छी कर सकते हैं। लोगों का खान पान अच्छा हो, वेलनेस सेंटर्स खुले, और उसके कारण से हमारा हेल्थ का बजट भी कम होगा। और ये प्राचीन पद्धति है, वो वेल टेस्टेड पद्धति है, इसको भी आगे बढ़ाएंगे। एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों को मिला करके मिश्रित एक कोई ना कोई पद्धति बने जिसमें से हम आगे बढ़ाएंगे। सर, जल्द ही जो है अप्रैल के अंत में जो है नगर परिषद, नगर पालिकाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। इसके ऊपर जो है खासा फोकस जो है बजट के अंदर किया गया है। अगर हम बात करें नगर परिषद, नगर पालिकाओं की, ग्राम पंचायतों की, उनको समृद्ध बनाने की कोशिश जो है वो काफी उसके ऊपर जो है फोकस किया गया है। ये बात तो ठीक है कि अभी जल्दी अर्बन लोकल बॉडीज के कुछ जगह के चुनाव हैं, लेकिन हम कभी भी अपने बजट को चुनाव केंद्रित कभी नहीं करते। हमारा बजट, पहला बजट था तब भी ऐसा ही था, दूसरा बजट तब भी ऐसा ही था, तीसरा भी, और आगे भी ऐसे रहेंगे। ये चुनाव तो हर लेवल पर कहीं ना कहीं 6 महीने में, साल में आते ही आते रहते हैं। अभी अर्बन लोकल बॉडीज के हैं, फिर ग्रामीण क्षेत्र के होंगे, फिर 2-2.5 साल के बाद विधानसभा के, पहले 2 साल के बाद लोकसभा के आएंगे, फिर 2.5 साल के बाद विधानसभा के आएंगे, और चुनाव में कभी कारपोरेशन के चुनाव आएंगे। तो चुनाव साल में कोई ना कोई आता रहता है। कभी भी हमने बजट को चुनाव को ध्यान में रख करके कभी नहीं किया। हाँ, जनहित में जो जरूरी है वो करेंगे, और जब जनहित का काम करेंगे तो हर चुनाव में लाभ हमको मिलेगा ही। सर, बजट की बात करें तो विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर बना हुआ है। उनका कहना है कि मनोहर सरकार जो है वो आगे दौड़ो और पीछे छोड़ो, इस नारे के साथ जो है वो बजट पेश कर रही है। जब विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं हो तो ऐसे लोकोक्तियां जो हैं और इस प्रकार के प्रवर्ब बोलते रहते हैं। तो ये मैंने 2 दिन पहले ही बता दिया था कि मेरे बजट के भाषण के बाद विपक्ष क्या कहेगा, रटे रटाए वाक्य उनके पास पहले से तैयार है। बजट को पढ़ करके कभी वो बोलते नहीं है। अब यहाँ तक एक नेता ने बोल दिया कि एसवाईएल के लिए कुछ नहीं किया, जबकि एसवाईएल का 100 करोड़ रुपए का रखा हुआ है, बजट पढ़ा नहीं, आगे बोल दिया। उनका मेडिकल कॉलेज जो है, 4 मेडिकल कॉलेज 500 करोड़ में कैसे बनेंगे? मेडिकल कॉलेज बनने का कोई एक ही साल में नहीं बनते हैं, 3 महीने में तो उसकी डीपीआर बनेगी, फिर उसके टेंडर होंगे, चलते चलते 3 साल के प्रोजेक्ट हैं, और पहले साल में तो एक नॉमिनल राशि उसके लिए रखी जाती है। फिर भी टोटल मिलाकर के मेडिकल एजुकेशन की 1400-1450 करोड़ रुपए की राशि हमने सुरक्षित रखी है। सर, एक अंतिम सवाल की कमेटी, 8 कमेटियां जो हैं वो बनाई गई हैं विधानसभा के अंदर, लोकसभा की तर्ज पर, किस तरीके से देखते हैं, कितनी फायदेमंद रहेंगी? देखिए, जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो इसमें सब लोगों से परामर्श लेना होता है। हमने इसके लिए जनता से, स्टेक होल्डर से, विपक्षी नेताओं से, सबसे परामर्श किया, और जैसे मैंने बताया 550 के लगभग सुझाव आए। बहुत से लोग, बहुत सुझाव हमने उसमें मान्य किए। फिर भी बजट की घोषणा होने के बाद उसमें भी जितने विधायक हैं उन सब की कमेटियां बना करके उनके सामने रखेंगे। अगर अच्छे सुझाव अब भी आते हैं, ये ठीक है, बजट का साइज यही रहेगा, लेकिन उसमें हेड्स बदलना है, प्रायोरिटीज बदलनी है, ये काम उनको दिया जाएगा, जो रिपोर्ट देंगे। उसके बाद कितनी उसमें अच्छी हमको लगता है कि ये जनहित में और बदलाव किए जा सकते हैं तो उसे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ सूबे के मुखिया मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि सर्वांगीण विकास के लिए जो है इस बार का बजट जो है वो पेश किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा के अंदर जो 8 कमेटियां गठित की गई हैं उसके प्रारूप को भी, जो वहां से जो सुझाव पेश लाए जाएंगे उनके ऊपर भी विचार विमर्श किया जाएगा। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन।
हिसार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने हरियाणा बजट को समृद्ध, समर्थ और स्वस्थ हरियाणा की तस्वीर करार दिया है। कहा कि बजट में झज्जर जिले को विभिन्न परियोजनाएं मिली। बीजेपी के नेतृत्व में प्रदेश लगातार तरक्की कर रहा है। खेल और राजनीति में प्रदेश का नाम रोशन करने वाली महिलाओं के लिए प्रदेश सरकार ने सुषमा स्वराज राज्य स्तरीय पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि की घोषणा करके न केवल प्रदेश की समस्त नारी शक्ति को सम्मान दिया है, बल्कि इससे सुषमा स्वराज के महान कार्यों को भी नमन किया गया। साथ ही साथ निकाय चुनाव को लेकर के धनखड़ ने कहा कि अभी तारीख तय नहीं हुई है, चुनाव मई में हो सकते हैं। वहीं एग्जिट पोल पर धनखड़ बोले कि 10 तारीख के परिणाम 4 राज्यों में हमारे पक्ष में होंगे। मेहनत से बनाया हुआ जो है संग्रहालय है, जैसा संग्रहालय का सामान है उसका उचित प्रस्तुतिकरण की जगह अभी तक उपलब्ध नहीं थी। अब वो अपनी जगह पे आएगा, एक तरह से गुफा में से निकल के। तो ये जो बहुत चिर प्रतिष्ठित मांग थी, इसमें उस समय केंद्रीय टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद पटेल जी भी आए थे और बार बार हम जो है जब भी कोई मौका था इस बात का आग्रह करते थे। और इसमें एक बाधा थी जमीन की। पहले तो वो बाधा दूर हुई, 7.5 एकड़ जमीन जो पहले जिसको हुड्डा कहते थे तो उसने ले रखी थी। वो जमीन हम हुड्डा से वापस कराने में कामयाब हुए। नहीं तो और 3 महीने का रोड़ा था, स्वामी जी का फोन आता था, वह फिर क्रेन आ जाती थी, फिर उल्टी हटवाते थे। अब परमानेंट मुझे याद है, स्वामी जी को भी याद होगा, मैंने कहा स्वामी जी वक्त है। हाँ जी है। बालाजी जोशी साहब से हाँ, ये काम मका अपना बढ़ेगा, अधिकारी भी अनुकूल है और जो है ना समय भी अनुकूल। जेजेपी के महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि सरकार की ओर संगीण विकास का बजट पेश किया है। वहीं उन्होंने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि मौजूदा समय में जो सरकार पर कर्ज है, ये हुड्डा सरकार की देन है। बजट पर दिग्विजय चौटाला का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर वार किया है। इसके साथ साथ जो बजट आया ये बड़ा फ्यूचरिस्टिक बजट है, प्रोग्रेसिव बजट है, प्रो डेवलपमेंट बजट है, युवाओं की सोच रखता है, स्किल डेवलपमेंट की सोच रखता है, महिलाओं को सशक्त बनाने की सोच रखता है। एग्रीकल्चर के अंदर इतना पैसा पहली बार दिया गया, पंचायतों को इतना पैसा पहली बार मिला। मैं मानता हूं कि हर वर्ग और हर तबके को जोड़ करके इस बार जो बजट पेश हुआ है इसकी मैं सराहना करता हूं। निश्चित तौर पर कर्ज बहुत ज्यादा है और इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेवार चौधरी भूपेंद्र हुड्डा है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जब चौटाला साहब की सरकार गई थी तब हरियाणा सरप्लस में था, उसको नेगेटिव में 2.25 लाख करोड़ लाने का कोई जिम्मेवार है तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने लोकसभा की तर्ज पर 8 हेडलॉक कमेटियां बनाई हैं, जिसमें एक कमेटी के सदस्य कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी भी हैं। शमशेर सिंह गोगी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने। इस बातचीत में शमशेर सिंह गोगी ने ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से शुरू की गई इस पहल का स्वागत किया, तो वहीं उन्होंने बजट को लेकर के सरकार पर तीखा पलटवार भी किया है। सुनाते हैं आपको। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा गठबंधन सरकार का तीसरा बजट पेश किया गया। बजट पेश करने के बाद से लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी बीच हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा लोकसभा की तर्ज पर 8 एडहॉक कमेटियां अलग अलग विषयों पर बनाई गई हैं। ये एडहॉक कमेटियां एनालाइज करके और अपने सुझाव जो हैं वो सरकार को देंगी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी। सर, किस तरीके से देखते हैं पहला कदम उठाया गया है हरियाणा विधानसभा द्वारा, एडहॉक कमेटियां बनाई गई हैं, आप किस कमेटी के मेंबर हैं और किस तरीके से एक कमेटियां जो हैं वो कारगर साबित होंगी? देखो, 8 कमेटियां बनी हैं। कमेटी नंबर 2 जो है उसका मैं मेंबर हूं और ये एक अच्छी शुरुआत है। हम तो देखो पहली बार ही बने हैं और ये कमेटियां भी पहली बार बनी हैं। इसमें हमारे को सीखने को भी मिलेगा और कुछ सुझाव जो चीजें हमारी नॉलेज में आएंगी वो देंगे
और मेरे हिसाब से अगर पहली बार इसका ज़्यादा फायदा नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर से इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और इसके तो स्पीकर साहब ने अच्छा एक मतलब इनिशिएटिव लिया है, बधाई के पात्र है वो इसके लिए। जी सर, किस तरीके से देखते हैं अब कमेटियों का गठन हुआ था, उसके अंदर जो है वो पिछले वर्ष जो बजट एलोकेट किया गया था उसकी भी जो है वो तुलना की जाती है। किस तरीके से देखते हैं कि लास्ट ईयर जो बजट पेश किया गया था क्या उसका कंप्लीट रूप से यूटिलाइजेशन हुआ नहीं हुआ? देखो जो पीछे हुआ उसमें बहुत सारा पैसा तो इन्होंने यूटिलाइज ही नहीं किया। सबसे कम पैसा जो यूटिलाइज हुआ वो पंचायती राज में हुआ। अब के बजट में पिछले वाले की कुछ रेपिटेशन भी है। खास करके जो किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन देने हैं बिजली के, उसके अंदर मैंने देखा, मैंने ये मुद्दा भी उठाया था गवर्नर एड्रेस को। जब मैंने जवाब दिया तो मैंने कहा था कि पिछले साल ये फैसला हुआ था कि 31 दिसंबर 2018 तक जो अप्लाइड है कनेक्शन वो लागू कर दिए जाएंगे। तो अगर वो लागू कर दिए तो इस साल भी वही डेट लिख दी 31 दिसंबर 18 तक। इसका मतलब पिछले साल कर नहीं पाए, उसका कारण नहीं बताया। चाहिए ये था कि मैंने ये डिमांड की थी भाई अब की बार 31 दिसंबर 2020 तक करो। लोगों ने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट होते हैं इसमें, खर्चा जो है लोगों का हो जाता है, तो वो बेचारे अगर ट्यूबवेल ही नहीं चलेगा, बिजली नहीं मिलेगी तो खेती कैसे होगी? तो उसको जल्दी करना चाहिए। इसको इनिशिएटिव जो है सरकार को प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। सर, बजट पेश करने से पहले अपने सदन के पटल पर जो है अपने हल्के के कुछ एक मांगे जो है रखी गई थी, किस तरीके से देखते हैं अब जब बजट सामने आ चुका है कि आपके हल्के की मांगों को जो है वो उसके अंदर इंक्लूड किया गया, क्या कुछ रहा? देखो मेरे हल्के में मेरा जो एक ही सवाल लगा था, मैंने बहुत सारे सवाल लगाए थे। एक सवाल लगा था कि हॉस्पिटल असंध के अंदर 100 बेड का बनाया जाए और ट्रामा सेंटर दिया जाए, वो सरकार ने मान लिया है। एक CHC बनानी थी जूनले में, उस पर अभी वो कह रहे हैं कि कोई हम विचार नहीं कर रहे हैं, जबकि नेशनल हाईवे पे बनाई जानी चाहिए। और भी बहुत सारे सवाल हैं, अब अगले उसमें आएंगे। जैसे डिस्ट्रिक्ट बनाने का है, असंध म्यूनिसिपल कमेटी को काउंसिल बनाने का है, अनऑथराइज कॉलोनियां हैं उनको करने का, एक ESI के लोगों को ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ESI हॉस्पिटल में, गरीब लोगों से जुड़ी हुई व्यवस्था है भी, वहां स्टाफ भी हो, डॉक्टर भी हो और दवाइयां भी हो। तो ये सारी मतलब मैंने लगाई थी। और भी छोटे छोटे कई सवाल हैं और ये हल्के की आवाज मैंने और भी उठाई बहुत सारी चीजों पे। मेरे यहाँ सब डिपू बना हुआ है, 1 साल से लागू चालू नहीं हुआ, उसको चालू करना चाहिए। आंगनवाड़ी वालों को जो उनसे जबान की हुई है, जो वादा किया है उसको पूरा करना चाहिए। तो बहुत सारी बातें टाइम चलती रहती। सर, किस तरीके से देखते हैं बजट पेश हो चुका है, अब किस तरीके से देखते हैं? सत्ता पक्ष कहता है कि सर्वांगीण विकास के लिए जो है ये बजट पेश किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर अगर विपक्ष की बात करें तो उनका कहना है कि आगे दौड़ो पीछे छोड़ो नारे को जो है साबित कर रहा है ये बजट। देखो ये लफ्जों का जाल बुनते, ऐसे ऐसे लफ्ज लाएंगे हिंदी के निकाल के कि लोग उसमें उलझ के रह जाएं। सच्चाई में जो ग्राउंड पे कुछ होता नहीं है। लोन जो है पिछले 7 साल में इतना बढ़ गया पहले से, मतलब कई गुना ज्यादा। जितना हरियाणा बनने के बाद 2014 तक नहीं बढ़ लोन था, उससे कई गुना ज्यादा लोन इन्होंने ले लिया। लगाया कहाँ, डेवलपमेंट कहाँ हुई है वो भी दिखानी चाहिए। और जब बजट पेश किया है तो पिछले बजट का भी एक ब्यौरा आना चाहिए कि ये पिछला बजट था, उसमें इतनी अलॉटमेंट हुई थी और इतने काम हो गए, इतने रह गए, वो भी बताने चाहिए। लेकिन एक किताब पढ़ देते हैं बस, 2.5 घंटे पढ़े मुख्यमंत्री जी। बड़ी हिम्मत है कि इस उम्र में 2.5 घंटे खड़े होके 2-4 बार पानी पी के उन्होंने सारा बजट पढ़ दिया। अच्छी बात है, परमात्मा उनकी सेहत जो है और अच्छी करे। लेकिन ये भी बताना चाहिए था कि पिछली बार जो बजट पेश किया था उसमें क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और जो नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ। किस तरीके से देखते हैं अब जब सदन की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होगी, बजट पर चर्चा होगी, प्रश्नकाल भी होगा, किस तरीके से देखते हैं कौन कौन से सवाल जो हैं वो एक बार फिर से आप उठाएंगे सरकार को घेरने के लिए? ये अभी बहुत सारी बातें हैं जो भी, अगर मेरा एक सवाल है, ये बताया मैंने आपको, काउंसिल बनाने का है, डिस्ट्रिक्ट बनाने का, कौन सा सवाल लगता है कौन सा नहीं लगता वो देखते हैं। उसी हिसाब से हम जो भी करेंगे आपके सामने आ जाएगा।
पूरे जोर शोर से विरोध करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा जो एडहॉक कमेटियों का गठन किया गया है, इससे विधायकों को और खास तौर पर प्रदेश की जनता को खासा फायदा पहुंचेगा, क्योंकि इसके जुड़ने के बाद से हमें जो है बजट के प्रारूप को समझने में बहुत फायदा मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके का बजट जो है मनोहर सरकार ने पेश किया है, ये कहीं भी जनहितैषी बजट नहीं लग रहा है। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की। खबर रेवाड़ी से है, जो आम बजट को लेकर जननायक जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव श्याम सुंदर सबरवाल ने अपनी राय रखी है। प्रदेश महासचिव श्याम सुंदर का कहना है कि ये बजट प्रदेश के विकास को चार चांद लगाने का काम करेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चरखी दादरी, पंचकुला व फतेहाबाद में 3 महाविद्यालय बनाए जाएंगे, जिससे शिक्षा और रोजगार को पहले से अधिक गति मिलेगी। जो जिम्मेवारी पार्टी दे, हम तो आम बजट पेश किया, और ये जो आम बजट पेश किया गया है ये प्रदेश के विकास को चार चांद लगाएगा, एक नई गति देगा। जहाँ शिक्षा की बात है, चरखी दादरी हो, फतेहाबाद, पंचकुला हो, 3-4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई है। 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुफ्त लैपटॉप की सुविधा दी जाएगी। युवाओं के लिए 1100 खेल नर्सरियां तैयार की जाएंगी। जहां शिक्षा की बात है, जहां शिक्षा और रोजगार मजबूत हो, निश्चित रूप से प्रदेश की तरक्की को मजबूत करने का एक अहम और सक्षम साधन है। तो शाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी भिवानी के रामकुंज में जनसभा में पहुंची, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए सरकार पर निशाना साधा। किरण चौधरी ने कहा कि भिवानी नगर परिषद में करोड़ों रुपए का घोटाला चल रहा है, लेकिन सरकार इस मामले को लेकर चुप है। इस मुद्दे को अब विधानसभा में उठाएंगी। तो वहीं किरण चौधरी ने कहा कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन का मुद्दा भी उन्होंने विधानसभा में उठाया था। पुरानी पेंशन सरकार को वापस देनी चाहिए। काटी जा रही है, इतना जबरदस्त 100 रुपए से पार हो गया पेट्रोल डीजल। गैस जो है वो होगी 1000 रुपए। हमेशा वैसे भी खिलवाते थे, पहले भी हमेशा जो है विधानसभा में जोर शोर से उठाया, कह रहे मुआवजा हमने दे दिया है। अब कितना मुआवजा आया है? लोग आज आए थे कोठी के ऊपर। इसी तरह आपका प्यार आगे भी हमें। रेवाड़ी के सुभाष पार्क में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के धरने के बीच इनेलो की महासचिव सुनैना चौटाला पहुंची, जहां उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के धरने को अपना समर्थन दिया। इनेलो महासचिव सुनैना चौटाला ने आंदोलनकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकार के कान मरोड़ने का मंत्र बताते हुए कहा कि आप सभी स्थानीय एमएलए मंत्रियों के घरों का घेराव करें, उन्हें घर से बाहर न निकलने दें और उनसे कहें कि आप अपने बड़े मंत्रियों को बुलाकर हमारी समस्याओं का समाधान करें। संघर्ष में आपको सम्मेलन में थे, वहाँ पे भी तो रेवाड़ी में हम महिलाओं को इंटरेक्ट हो रहे हैं, इन महिलाओं से मिल रहे हैं, वो कार्यक्रम था। और पूरे समस्त हरियाणा में आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं वो परेशान हैं, दुखी हैं, उनको समर्थन देना हमारा उद्देश्य है, हमारा धर्म है। हम उस धर्म को निभाने भी आए हैं। देखिए, इनकी जो भी मांग है वो सिर्फ इतनी है कि इनको इनका हक मिले। आपसे कोई चीज का वायदा कर लिया जाए और फिर उससे मुकर दिया जाए तो वो एक बहुत गलत बात है। ये हमारे एक अच्छे समाज को बहुत दूषित करने का काम है। सामाजिक व्यक्ति की जुबान होती है और इन्होंने असामाजिक कार्य किया है। सरकार ने जहां आंगनवाड़ी वर्कर से वायदा किया कि हम आपको वेतन भी देंगे, जो पक्के भी करेंगे, लेकिन इन्होंने एक भी वायदा निभाया नहीं। इसलिए ये लोग अपने जगह पे अपने हक के लिए आज संघर्षरत हैं। और हम इंडियन नेशनल लोकदल जहां भी कोई भी जुर्म या जाति या कोई भी अनीति होगी उसके खिलाफ हम हमेशा खड़े मिलते हैं। इसी कड़ी में हम आंगनवाड़ी वर्कर्स को समर्थन देने आए, क्योंकि ये हम में से ही ऐसे। रोहतक में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेने बीजेपी के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों को सीधे तौर पर यह चेतावनी दे दी है कि अगर जनता के काम नहीं किए गए तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं सांसद अरविंद शर्मा ने 5 राज्यों में चुनाव परिणाम में बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन का दावा किया। साथ ही साथ हरियाणा सरकार के बजट को बेहतर बताया। वे विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष का काम केवल आलोचना करना है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।